मैं आपको लिए चलता हूँ। जनाब फयाज़ वलाना साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे। ज़्यादा टाइम तो नहीं रहा हमारे पास, आई एम वेरी सॉरी, आज इंटरव्यूज़ बहुत थे हमारे, तो हम डायरेक्ट सवाल की तरफ चलते हैं। पहले तो मैं वेलकम करता हूं जनाब फयाज़ वलाना साहब को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम। मेरी आवाज़ बाउंस क्या शायद? जी सर, मेरी आवाज़ बाउंस बैक हो रही? थोड़ा सा वो डिस्टर्बेंस है, मगर बात समझ में आ रही है आपकी। अब ठीक होगी। हाँ जी। पाकिस्तान में फयाज़ भाई इलेक्शन तो सर पे आ गया है, और पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल क्या नज़र आता है आपको? इलेक्शन का माहौल आपके सामने ही है। माहौल बन नहीं रहा, माहौल बनेगा। माहौल बनने की एक सूरत है। एक 2-4 दिन पहले ऑप्शन दी थी अपने इमरान खान ने। इमरान खान ने कहा था कि मुझे सिर्फ इलेक्शन से 3 दिन पहले जेल से बाहर निकालें, सिर्फ एक जलसा मैं करूंगा। अगर इमरान खान को ये इलेक्शन से 3 दिन पहले भी निकाल लेते हैं, और ऐसी सूरत हाल बन रही है, आपको याद होगा कि अलीमा खान ने बताया था 2 दिन पहले जेल से बाहर आने के बाद कि अलीमा खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक एप्लीकेशन दी है कि इमरान खान के जब तोशा खाना केस में, साइफर केस में, बाकी तमाम केसेस में, कुछ में उनकी सजा मुअत्तल हो चुकी है, कुछ में उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है, इसके बावजूद वो क्यों जेल में है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा था कि मुझे बताया जाए, मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि जो केस चल रहा है उसकी हियरिंग के लिए तो वो बाहर से भी पेश हो सकते हैं, और जिस अदालत में कहेंगे वो पेश होने के लिए तैयार है वो बंदा, तो फिर क्यों वो जेल में है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको तकरीबन 18-16 हो गए उस एप्लीकेशन को अपने पास रख के बैठ जाते हैं, लेकिन ये बात को उन्हें समझ नहीं आ रही। लेकिन इमरान खान ने कहा है कि मुझे अगर आप निकालें, और ये यकीनन इमरान खान अगर बाहर निकले, आज निकल आए, तो यकीन माने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल बन जाए और दमादम मस्त कलंदर और लोग रोडों पे निकल आए और एक्टिविटी शुरू हो जाए। पीटीआई की एक्टिविटी होगी, लेकिन पीटीआई को देखते देखते जो पीटीआई के मुखालिफ हैं उन्हें भी थोड़ी सी इश्तिहा मिलेगी, और मियाँ साहब जो घबराए हुए हैं इस वक्त पब्लिक से, उन्हें भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा। और बिलावल भुट्टो जो दूर दूर छोटे छोटे जलसियां कर रहे हैं, शायद वो भी थोड़े से खुल खुला के उनके कारकुनान भी आए, तो फिर ये है कि लोग सारे बाहर निकलेंगे, फिर इलेक्शन का माहौल बनेगा। लेकिन इलेक्शन का माहौल ना बनने में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो इमरान खान है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है मोहसिन नकवी साहब, पता नहीं वो निकाह उन्होंने किस तरह बना दिया, उन्होंने किस तरह वो म्यार पे पूरे उतरे कि केयर टेकर तो वो होता है जो न्यूट्रल आदमी हो, लेकिन ये वो साहब हैं जिनको अपना आसिफ अली जरदारी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करता धरता है, वो उन्होंने मुंह बोला बेटा कहा हुआ है, और मियाँ साहब के साथ मुबैना तौर पर उनके ताल्लुकात हैं, और हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ उनकी खानगी रिश्तेदारियां हैं, उनकी मिसेज और उनकी मिसेज आपस में कोई उनकी रिलेटिव है। तो वो अगर इस हद तक बंदा मुतनाज़े हो, इतने ज्यादा उसके कनेक्शन हो, तो वो तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कदम कदम पे नजर आता है। और फिर उनकी जो अभी तक की कार्रवाइयां हैं, जो वारदातें हैं उनकी, वो भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पंजाब में इलेक्शन हो रहा है और आपने दफा 144 लगा दिया। दफा 144 का मतलब है कि 5 और 5 से ज्यादा बंदे कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते। जब 5 बंदे इकट्ठे नहीं हो सकते तो इलेक्शन कैसे होगा। इलेक्शन तो इट्स ऑल अबाउट पब्लिक गैदरिंग, कि लोग इकट्ठे हों, बैठें, बात करें, जलसा करें, पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के जो कैंडिडेट हैं या आजाद उम्मीदवार हैं वो बाहर आए, लोगों से रब्ता करें और कॉर्नर मीटिंग्स करें, जुलूस करें, रैलियां निकालें, बताएं लोगों को अपने मंशूर के बारे में कि हमारा क्या मंशूर है। अगर ये सारा कुछ नहीं हो सकता तो फिर इलेक्शन कैसे होगा। एक तो ये कर रहे हैं, लेकिन इस 144 जो मोहसिन नकवी साहब ने लगाई है, इसमें उनकी इंटेंशंस जो नजर आती हैं वो क्लियर कट हैं कि ये 144 सिर्फ पीटीआई के लिए है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए है। मुस्लिम लीग नून, जिसे मैं मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ लीग ज्यादा कहता हूँ, नवाज शरीफ लीग के लिए आजादी है, वो जलसे करें, रैलियां करें, कॉर्नर मीटिंग करें, जो मर्जी है करें। और अपने बिलावल भुट्टो साहब पीपल्स पार्टी वाले, उनके लिए भी आजादी है, वो भी जो चाहें करें, लेकिन सिर्फ पाबंदी है तो वो अपने पाकिस्तान तरीके इंसाफ वालों के लिए है। और फिर आप देखें इससे बड़ा और तमाशा और मजाक क्या होगा कि जावेद हाशमी साहब 4 दिन पहले तक आजाद उम्मीदवार थे, मुल्तान के एक हल्के से 149 शायद था, 150 आजाद उम्मीदवार थे। जब तक वो इलेक्शन में खड़े थे तो वो सब ठीक था। अब 2 दिन पहले उन्होंने पीटीआई का जो वहां उम्मीदवार है आमिर डोगर या कोई और बंदा, उसकी हमायत में उन्होंने ऐलान किया है कि मैं अपना सारा वजन, अपना सियासी वजन इसके पलड़े में डालता हूं और मैं इसकी हमायत का ऐलान करता हूं। पीटीआई के उम्मीदवार की हमायत करने की देर थी कि जावेद हाशमी साहब भी इस मुल्क के लिए खतरा बन गए, और कल रात उनके घर पे छापे मारे पंजाब पुलिस ने, और उनके दामाद बहार शाहिद बहार हाशमी
और उनके दामाद नवासे कासिम हाशमी को अरेस्ट करके पुलिस ले गई। अब इससे बड़ा और मजाक क्या हो सकता है कि वो ये बंदा, इसने द मोमेंट ही अनाउंस्ड कि मेरी फेवर जो है वो पीटीआई के कैंडिडेट के लिए है, वो उसी मोमेंट वो मुल्क कौम के लिए और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए और सब के लिए खतरा बन गया। उससे पहले वो ठीक था। इस तरह तो माहौल नहीं बनता ना, जब आप इस तरह पिक एंड चूज करें और आप में कोई न्यूट्रलिटी का कोई आपके सर से पांव तक कहीं कोई एक आपका जिस्म का अज़ा भी ये गवाही ना दे रहा हो कि आप वाकई न्यूट्रल हैं और निगरान हैं और आप केयर टेकर हैं। जब आप 100% पार्टी बने हुए हैं और आप एक पार्टी को दीवार के साथ और दूसरी पार्टी को इक़्तिदार में लेके आना चाहते हैं तो फिर माहौल तो नहीं बनेगा जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वोट किसको दिया जाए, उम्मीदवारों के बारे में मालूमात कैसे हासिल की जा सकती हैं? उम्मीदवारों के बारे में तो मालूमात बहुत इजी कर दी हैं। आजकल तो डिजिटल का दौर है और स्पेशली डिजिटल में मेरे ख्याल में सबसे फ्रंट पे तो पीटीआई है, क्योंकि पीटीआई के लोगों को बाहर तो निकलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन उनके जो लोग हैं, जो उनके आईटी के लोग हैं और डिजिटल टेक्नोलॉजी से वाबस्ता लोग हैं, उन्होंने तो pticandidates.com और इस तरह की वेबसाइट्स अपनी लॉन्च कर दी हैं। आप उस वेबसाइट पे जाएं, अपने हल्के का इंटर करें, अपना कंस्टिट्यूंसी नंबर, आपको अपना कैंडिडेट भी पता चल जाएगा कौन है और आपको अपनी वो भी पता चल जाएगा, उनका इंतखाबी निशान भी पता चल जाएगा। वैसे आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाएं तो वहां भी बहुत सारी मालूमात मौजूद है, लेकिन वहां क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंट्रोल है पीछे से, वो जब चाहते हैं उसे ऑन कर देते हैं, जब चाहते हैं उसे ऑफ कर देते हैं। और फिर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे लोड बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए वो हैंग हो गई थी, इसलिए वो फ्रीज हो गई थी, इसलिए वो नजर नहीं आ रही, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर रिपेयर है, ये है वो है। लेकिन ये प्राइवेट स्पेशली पीटीआई के जो नौजवान है, क्योंकि यूथ ज्यादा पीटीआई में है, पिछले 2018 के इलेक्शन के बाद अभी 2024 के इलेक्शन में 6 साल का जो वक्फा था, इस दौरान 2 करोड़ 10 लाख नए वोटर इन हुए हैं हमारी मेन इसमें इलेक्टोरल वोट में। फॉर एग्जांपल 10 करोड़ 60 लाख थे, अब शायद 12 करोड़ 70 लाख हो गए हैं। अब ये जो नए 2 करोड़ 10 लाख आए हैं, ये बिल्कुल यूथ है और इस यूथ का तकरीबन 80 to 90% इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा हुआ है। और ये सारे बच्चे बच्चियां वो हैं जिनका आईटी कोई मसला ही नहीं है। वो आजकल की डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से वो एक एक बुजुर्ग के पास जा रहे हैं, एक एक अपने मोहल्ले में जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये पार्टी है और इसको वोट देना है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, जितनी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसकी यूथ को भी दिल छोटा नहीं करना चाहिए। अगर एक तरफ नजर आ रहा है सर्विस में कि पीटीआई जीत रही है तो उसे जीतने कौन दे रहा है? आप बाहर तो निकले, आप लोगों से बात तो कर रहे हैं, लेकिन वो शायद शर्मिंदा है अपने किसी सियासी अमल की वजह से या अपने किसी सियासी लीडर के किसी हरकत की वजह से कि उसका वर्कर भी बाहर नहीं निकल रहा। हालांकि होना ये चाहिए कि हमारे यहाँ लोगों में टॉलरेंस होनी चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। सियासी बर्दाश्त का जो माहौल हम ओवरसीज पाकिस्तानीज देखते हैं, अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, आप अब तो डिजिटल मीडिया की वजह से आपके हाथ पे है, आपके पाँव पे, आपके फोन पे, उस पे है, एक डिस्टेंस पे आप देख लें कि इन ममालिक में किस तरह इलेक्शन होते हैं। अगर पाकिस्तान में भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग और हमारी आम अवाम अगर एक दूसरे को टॉलरेट करना शुरू कर दे तो यकीन माने हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। अभी कल की बात है, पिशावर का इलाका एक बडबेर का इलाका है, पिशावर के करीब। बडबेर में एक साहब जो कतर में मुलाजमत करते थे और वो वहां से छुट्टी पे आए 2 महीने की, तो परसों उन्होंने बाजार से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेके आए और अपने घर पे उन्होंने झंडा लहराया। अताउर रहमान नाम था उस नौजवान का। उसकी अपने घर वालों के वालिद साहब के साथ बहस हो गई। वालिद साहब ने कहा कि ठीक है, वोट तुमने जिसको मर्जी देना है दो, लेकिन तुम ये जो झंडा तुमने लगा दिया घर के ऊपर, ये अच्छी बात नहीं है। उस पर तख्तलामी हुई बाप बेटे में और बाप ने पिस्टल निकाला और बेटे को कत्ल कर दिया, मार दी, गोली मार दी। और उसके बाद अब गायब है, पुलिस छापे मार रही है। दूसरे भाई ने, अताउर रहमान का दूसरा भाई जो आरिफ रहमान है, उसने जाके थाने में रिपोर्ट कर दिए जा रहे, उन्होंने कर रही थी रिपोर्ट कि हमारे घर में ये वाकया हुआ है। अब वालिद साहब भागे हुए हैं, मफरूर है, पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए दौड़ रही है और उसके घर में सफे मातम बिछी हुई है। उसकी माएं, बहनें और बाकी सारे लोग कह रहे हैं कि यही अताउर रहमान जो मिडिल ईस्ट में जॉब करता था और अभी छुट्टी पे आया हुआ था, यही हमारे घर का सारा सिलसिला इसकी आमदन से चल रहा था। अब ये हमारा फ्यूचर क्या होगा किसी को नहीं पता। इलेक्शन वाले अपनी जगह इलेक्शन पे खड़े हैं और वो सारा कुछ सिलसिला चल रहा है, इन्होंने अपने घर में खामखा ये तमाशा लगा लिया। तो ये जो सिलसिला है, ये हमारे यहाँ टॉलरेंस ये फ्रॉम द टॉप टू बॉटम होती है। हमारे जो बड़े लीडरान हैं ऊपर टॉप पे बैठे हुए हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी गुफ्तगू में, अपनी तकरीरों में, अपनी तहरीरों में, अपने लोगों के साथ इंटरेक्शन में टॉलरेंस पे लोगों को बताएं कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें। ये कोई सियासी इख्तलाफ है, कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है। आपको एक दूसरे की जमीन दूसरे से नहीं छीन रहे, ये कोई जमान मकान और जायदाद का झगड़ा नहीं है, ये सिर्फ एक वोट की बात है।
और वोट जब डालने जाते हैं तो आप एक पर्दे में होते हैं और उस वक्त आपके सर पे कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई चौधरी, कोई राजा, कोई मलक, कोई महर आपके सर पे नहीं होता। आप अपने जमीर के मुताबिक उस वक्त फैसला करके मोहर लगाएं जिस पे लगानी है और पर्ची फोल्ड करके अंदर बॉक्स में डाल दें। दैट्स इट, इतनी सी बात है जी। अब मैं और आप नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं और नॉर्थ अमेरिका में जो है जब इलेक्शंस होते रहते हैं तो पार्टीज़ जो हैं वो अपना मैनिफेस्टो सामने लेके आती है, अपने वादे कि भाई हमको वोट दें तो हम ये आपके लिए करेंगे। सो फार पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा आया है। इज़ इट फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ इट प्रैक्टिकल, और फिर प्रैक्टिकल और क्या वादे हैं उनके जो किसी और पार्टी ने तभी तक कुछ ऐलान ही नहीं किया है? अच्छा नहीं, जो अभी तक आया है ना उनका सामने, ये पीपल्स पार्टी वालों ने कहा था कि हम 300 तक फ्री बिजली देंगे। पीपल्स पार्टी वालों से कोई बंदा पूछे कि ये ख्याल आपको पहले क्यों नहीं आया, ये सुनहरे ख्यालात आपको अब क्यों आ रहे हैं? और अगर आप इस तरह की दूध और शहर की नहरें आप जो है वो पाकिस्तान में बिछाना चाहते हैं तो क्या इससे पहले वहां सिंध में आपने कौन से कमालात ऐसे दिखाए कि वहां लोगों की जिंदगी आसान हो गई? आपको तो जहां जहां जब जब हुकूमत मिली आपने लोगों की जिंदगी में मुश्किलात ही पैदा की, लेकिन इसके बावजूद इंतखाबी नारे के तौर पर अच्छी बात है, लेकिन उन्हें सिर्फ ऐलान नहीं करना चाहिए, पूरा प्लान बताना चाहिए कि हम ये किस तरह करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ तो जब भी खबर आती है, लोग सब अखबार उठाते हैं, वहां ये खबर आती है कि आज बिजली इतने फीसद महंगी हो गई, आज गैस इतने फीसद महंगी हो गई। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आप शायद भूल रहे हैं कि इस सियासत हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हम बात कर रहे हैं नवाज शरीफ लीग की, हम बात कर रहे हैं काफ लीग की, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इन सब के सर के ऊपर एक बड़े साहब हैं और वो बड़े साहब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। माजिद भाई, आप शायद उस पर बात नहीं करना चाहते, आप शायद कतरा रहे हैं कि आर्मी की तरफ हम ना जाएं। आर्मी भाई, उसके इस वक्त सारा कंट्रोल उनके हाथ में है, पूरा मुल्क पाकिस्तान आर्मी चला रही है और उसके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं। इस वक्त अगर बात करने की जरूरत है तो इस पे बात करने की जरूरत है कि वो क्या कर रहे हैं। और अभी आज ताजा तरीन उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जना कन्वेंशन इस्लामाबाद में, वहां को तकरीबन 2500 स्टूडेंट्स थे मुख्तलिफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के पाकिस्तान भर से आए हुए, वहां उन्होंने खिताब किया और बहुत अच्छा खिताब किया। मेरे ख्याल में ये खिताब उन्हें आज से 2 महीने पहले शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि इस खिताब में उन्होंने कहा क्या है, इस खिताब में उन्होंने ये कहा है कि अपना हमारे यहाँ लोगों को अपना मिड टर्म इलेक्शन के जरिए लोगों को हटा सकने की गुंजाइश होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर एक हुकूमत परफॉर्म नहीं, सेनेट में आप लोगों को इलेक्ट करते हैं और आप सेनेट में एक मौका देते हैं कि ये सेनेटर जो है अगले 6 साल के लिए होते हैं, फिर इलेक्शन होते हैं, फिर वो 3 साल से पहले 50% रिटायर हो जाते हैं, नए आ जाते हैं, जिस तरह मिड टर्म इलेक्शन होते हैं अमेरिका में, आप भी ऐसी कोई चीज इंट्रोड्यूस कराएं। और मिड टर्म बिल्कुल 5 साल का अगर टेन्योर है उसे बेशक 4 साल कर लें और हर 2 साल बाद आप बैठे कारकर्दगी देखें पार्टीज की और दोबारा इलेक्शन करा लें। आधे हल्कों में ना कराएं तो कम से कम जनरल आप रेफरेंडम टाइप करा लें कि कौन सी पार्टी की अप्रूवल रेट क्या है, कौन सी पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके 50% एमएनएस को निकाल दें असेंबली से जो परफॉर्म अच्छा ना कर रही है और बाकियों को ले आए जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा कोई सिलसिला इंट्रोड्यूस कराएं। लेकिन ये जो इनकी स्पीच थी ये भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने ये बात जो की कि इमरान खान जो है असेंबलियों से क्यों इस्तीफे देकर निकल आए थे, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। ये वो बात है जो मैं और आप सारे कर रहे हैं कि इमरान खान को असेंबलियों से नहीं निकलना चाहिए था, और ये बात उन्होंने की नहीं। लेकिन ये बात भी ठीक है कि इमरान खान को पंजाब असेंबली और केपीके की असेंबलियां नहीं तोड़नी चाहिए थी। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई, उन्होंने कहा जी कि 12 तहरीक अदम एतमाद आई इंडिया में, और यहाँ अगर एक आ गई तो कौन सी क़यामत आ गई थी। आपको बर्दाश्त करना चाहिए था क्योंकि आपके पास नंबर नहीं थे, दूसरी पार्टी ने 172 का नंबर अचीव कर लिया, आपको अपोजिशन में बैठ जाना चाहिए था और अपना रोल प्ले करना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि इमरान खान को जज्बाती होकर हुकूमत से बाहर नहीं निकलना चाहिए था और सड़कों पे नहीं आना चाहिए था। असेंबली में रहते और असेंबली के अंदर बैठे हुए इसी मामले पे बात करते कि हाँ मेरे खिलाफ ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, असेंबली के अंदर बैठे हुए ही बात करते हैं कि ये डोनाल्ड लू ने ये लिखा था साइफर, और असेंबली के अंदर ही बैठे हुए कहते हैं कि हाँ हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो उसको डिमार्च करने के लिए कहा था वो क्या था। वो जो कुछ बात आप असेंबली के अंदर बैठ के कर रहे होते उसका वजन ज्यादा होता, चाहे जाए कि आप बाहर चौराहों में और चौकों में आके वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल इमरान खान की अगर असेंबली के अंदर ये सारी बातें होती तो इमरान खान पे इतनी तनकीद भी ना होती, ऐसे केसेस भी ना बनते और ये साइफर का मामला यहाँ तक ना आता। बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मैं DGMI और DGI रहा हूँ और मैं सबसे मिला हूँ और मैं सबको जानता हूँ। हजूर ये बिल्कुल सही बात है कि आप इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराह रहे हैं और आप बहुत ज्यादा जानते होंगे, लेकिन हमारे आम आदमी किस तरह पता चले उसे कि आप क्या जानते हैं। आप अगर जब बताते हैं तो आप इमरान रियाज खान या 4, 6, 10 जर्नलिस्टों को बुला के बता देते हैं कि ये फलां करप्ट है,
फलां डाकू है, फलां लुटेरा है, फलां फलां है, और जब वो रिपोर्ट करते हैं तो हम पूरी कौम मान लेते हैं कि हाँ वाकई वो लुटेरे हैं, वो वाकई डाकू हैं, वो वाकई उन्होंने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन कुछ अरसे बाद अचानक पता चलता है आप यू टर्न ले लेते हैं हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले, और जब यू टर्न लेते हैं तो आप दोबारा इमरान रियाज खान और अरशद शरीफ और पर जिंदगी तंग कर देते हैं कि अब आप मेरी मर्जी हमारी मर्जी के मुताबिक आप क्यों नहीं बोल रहे। तो हजूर ये सारी बातें जो आपको पता थी आपने चंद सहाफियों के जरिए पब्लिक तक पहुंचाई, जब पब्लिक उन बातों पर ईमान ले आई आपके बताए हुए कहे हुई बातों पे, उसके बाद आपने यू टर्न लिया और आप बाद कर्नल कमर जावेद बाजवा जो एक्स आर्मी चीफ है उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ हमसे गलती हुई, हम जल्दी हम स्विच कर गए थे और हमारे कुछ लोग वहां रह गए थे। ये कमर जावेद बाजवा की स्टेटमेंट थी कि हमारे कुछ लोग वहां रह गए थे। इसका मतलब है वो कहना ये चाहते थे कि हम इमरान रियाज खान समेत जितने सहाफी जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब थे उन्हें हम वहां ही छोड़ आए, वो पीटीआई और इमरान खान के पास ही रह गए, उन्हें हम अपने साथ लेके नहीं आए, हमने जल्दी में यू टर्न ले लिया। हजूर सारी कारकर्दगी जो कुछ आप कर रहे थे वो सारी पब्लिक को भी पता है, आपको बहुत ज्यादा चीजें पता है बतौर चीफ अपना हेड ऑफ आईएसआई एंड हेड ऑफ इंटेलिजेंस मिलिट्री इंटेलिजेंस, लेकिन पब्लिक तक ये सारी बातें पहुंच रही हैं, पब्लिक को ये सारी बातें पता है, पब्लिक को ये पता है कि अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, पब्लिक को ये पता है कि इमरान रियाज खान के साथ क्या हुआ, पब्लिक को ये पता है कि आज जावेद हाशमी के साथ क्या हो रहा है। तो हजूर पब्लिक से भी कुछ छुपा हुआ नहीं है। फिर आर्मी चीफ साहब ने यह भी कहा है कि अगर कोई मुल्क तोड़ने पर तुला हुआ हो या उसको बेचने पर तुला हुआ हो तो हम हुकूमत क्यों ना तोड़े। हजूर बिल्कुल सही बात की आपने, लेकिन आप ये क्यों नहीं बताते कि हुकूमत तोड़ने मुल्क तोड़ने पर कौन था और बेचने पर कौन लगा हुआ था। आप बताएं, कौम के सामने रखिए, प्रूफ दें। आपने तो हमें 22 अगस्त 2017 को बताया था कि एक बंदे ने लंदन में बैठे हुए एक बंदे ने रियासत को गाली दी है, मेरे समेत मेरे जैसे बंदों ने आज तक वो गाली अपने कान से नहीं सुनी, लेकिन आपने बताया, हमारी रियासत ने बताया कि लंदन में बैठे हुए उस शख्स ने 12 अगस्त 2017 को पाकिस्तान को, रियासत को, मेरी माँ को, अपनी माँ को, धरती माँ को गाली दी है। हमने तस्लीम कर लिया। आज तक हम उस बंदे का नाम अपनी जुबान से नहीं लेते, हमने आपकी बात मान ली। इसी तरह आप हमें ये भी बता देते कि मुल्क कौन तोड़ रहा था, आप ये भी बता देते कि मुल्क बेच कौन रहा था, और अगर आपने हुकूमतें तोड़ी थी तो आपने हुकूमतें किन की तोड़ी? आपने बेनजीर भुट्टो की तोड़ी थी, आपने हुकूमत, आपने ही, आपके जो सीनियर्स थे, आपका इदारा था, आपने नवाज शरीफ की हुकूमत तोड़ी, एक दफा दो दफा, जितनी दफा भी तोड़ी, आपने इमरान खान की हुकूमत तोड़ी। आप जब ये कह रहे हैं कि हम क्यों ना तोड़े, इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने तोड़ी है ये सारी हुकूमतें। अगर ये सारी हुकूमतें आपने तोड़ी हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप ये भी बता दें मुल्क कौन बेच रहा था, मुल्क कौन तोड़ रहा था। अगर आप ये पूरी बात नहीं बताएंगे तो ये आधा सच होगा, और आधा सच जहर कातिल होता है, बहुत नुकसानदेह होता है। जी अनफॉर्चुनेटली फयाज वलाना साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब इख्तिताम को पहुँचता है। बेइंतहा शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला फिर दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक की इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।